हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पास्कल का नियम। यानी पास्कल का जो नियम है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी है और ये तरल के लिए दबाव के बारे में है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं पास्कल जी की ओर। पास्कल जी ने बतलाए क्या, उसकी चर्चा करने वाले हैं। पास्कल के नियम की चर्चा करने वाले हैं और पास्कल का जो नियम है उस नियम पे आधारित कौन कौन सी चीजें वर्क कर रहा है, यानी क्या हम लोगों को डेली लाइफ में इससे मदद मिल रही है और कामों को करने में आसान हो रहा है। तो इन सब चीजों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पास्कल का नियम की ओर। देखिए, बंद द्रव लीजिए। बंद द्रव मतलब चारों तरफ से जो पैक हो, है ना। या तो तरल लीजिए, तरल में द्रव भी हो सकता है या तो गैस भी हो सकता है। तो बंद द्रव में द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब बिना कम हुए, माने परिवर्तन हुए, समान रूप से चारों ओर संचरित होता है, उसे पास्कल का नियम कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये जो है से गुब्बारा है और इस गुब्बारे में गैस को भर दिया गया, गैस मतलब तरल को भर दिया गया। अब ये जो है से गुब्बारा में भरा हुआ है, यानी चारों तरफ से बंद है गैस। थोड़ा सा लीक होगा, गैस निकल जाएगा, तो ये क्या है, बंद है। अब क्या करना है, किसी एक बिंदु पर हमें दाब लगानी है। जैसे इस बिंदु पर हमने दाब लगाया, तो ये जितना दाब यहां पर हम दे रहे हैं वो सभी बिंदु पर समान रूप में संचरित हो जाता है। यही है पास्कल का नियम। ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पे होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि जैसे मैंने ये कोई गैस है या तो लिक्विड है जो बंद है इसमें, ठीक है, इसमें, और यहां पर हमने क्या किया, दबाव लगाया पी। तो ये चारों तरफ दीवार पे संचरित करेगा, चारों तरफ, है ना, पी दाब ही लगाएगा। अच्छा, एक बात और आती है यहां पे कि यदि कोई द्रव संतुलन में हो, संतुलन कहने का मतलब हुआ कि रेस्ट में हो, ठीक है, यानी उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। माने कोई भी दो बिंदु ले लोगे तो उन दो बिंदुओं पर दबाव जो है, दाब जो है, वो बदलने वाला नहीं। ठीक है। तो यहां पे द्रव की बात हो रही है। द्रव क्या है, तरल है। तरल में क्या होता है, गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। ठीक है। तो यहां पर बात अब समझते हैं हम लोग कि जैसे हमने एक कंटेनर लिया, कोई बर्तन लिया और इस बर्तन में किसी द्रव को रखा। ओके, किसी द्रव को यहां पर हमने रखा, ठीक है, रखा हुआ है। तो ये क्या चीज में है, यहां पर साम्यावस्था में है। यहां पर क्या है, साम्यावस्था में है। अब देखिए, यहां पर हम दो बिंदु, एक बिंदु यहां पर कंसीडर किया, एक बिंदु यहां पर कंसीडर किया। जैसे दोनों बिंदु वर्टिकल लाइन पे है, हो सकता है तिरछे लाइन पर ले सकते हैं, हो सकता है क्षैतिज लाइन पर ले सकते हैं। ये मैटर करता है कंसीडर करने के ऊपर कि कहां पे आप कंसीडर कर रहे हो। चलिए, ठीक बात है। अब क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसे एक सर्कल यहां बना दिए, एक सर्कल यहां बना दिए। अब ये बन गया सिलेंडर शेप का स्ट्रीप बन गया। यहां पर स्ट्रीप कट कर लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल ए है और यहां पर भी क्षेत्रफल ए है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस जो है से यहां पर दबाव पड़ेगा P1 किधर के तरफ, नीचे के तरफ, और यहां पर दबाव देगा P2 किधर के तरफ, ऊपर के तरफ, ठीक है। अब देखिए, ई लगाएगा बल नीचे के तरफ,
तो कितना बल लगाएगा, F1 लगाएगा। ई बल लगाएगा ऊपर की तरफ, कितना लगाएगा, तो F2 लगाएगा। ओके, अब क्या है यहां पर देखिए, जो आपने इस जो है से स्ट्रिप को कट किया, इस पार्ट को कट किया, यहां पर mg जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, उसको यहां पर कंसीडर नहीं करना है, ये बात समझ लें। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना बल नीचे से ऊपर लग रहा है उतना बल ऊपर से नीचे लग रहा है, तभी तो ये संतुलन में है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें P1 की, तो P1 इज इक्वल टू F1 बाई ए होगा। ठीक है, तो यहां से F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए होगा। उसी तरह से P2 इज इक्वल टू F2 बाई ए होगा। F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए होगा ऐसा। अब क्या करोगे, यहां पे संतुलन में है तो F1 बराबर F2 होगा। संतुलन में क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा। ओके, तो F1, तो यहां पे P1 और ये होगा इज इक्वल टू P2 ए होगा। अब ए और ए को हमने कट कर दिया, तो क्या आएगा, सो P1 इज इक्वल टू P2 आएगा। P1 इज इक्वल टू P2 आएगा। ओके, यहां पर इसका मतलब है कि दोनों बिंदुओं पर क्या होता है, यहां पर जो दाब है वो आपस में बराबर है, जो दाब है वो आपस में क्या है, बराबर है। P1 बराबर P2, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आता है अनुप्रयोग, किसका अनुप्रयोग, तो पास्कल के नियम का अनुप्रयोग। तो पास्कल जी के नियम का अनुप्रयोग कहां 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 यूज होता है, तो देखिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, लिफ्ट मतलब किसी चीज को लिफ्टिंग करना, मतलब ऊपर ले जाना। जैसे देखते होंगे कभी कभी कोई कार हो गया, बड़ा सा ट्रक हो गया, ये सबको उठाना हो तो उसके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की जरूरत होती है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जो है से क्या बोलते हो, डल्ला, ट्रैक्टर वगैरह का जो तुरंत उलट देता है चीजों को। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोलिक जो जितने भी चीज हैं, सभी के सभी पास्कल के नियम पे काम करता है। उस पे छोटा सा बल देंगे तो वो बड़ा सा बल बना देगा, एकदम 10 पहलवान के बराबर बना देगा। ठीक है, बल को वो क्या करता है, मतलब बढ़ा देता है। यही है हाइड्रोलिक लिफ्ट। कैसे है ये समझते हैं, कैसे इसका वर्किंग होता है, कैसे बल बढ़ता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देते हैं। ये हो गया, देखो ये दे दिया गया। अब यहां पर इसमें कोई फ्लूइड, कोई तरल है ना, लिक्विड या गैस भर दिया गया है। ओके, भर दिया गया है, और भरने के बाद अब देखिए यहां पर एक पिस्टन लगा दी गई है, एक पिस्टन लगा दी गई है, जो छोटा पिस्टन है, जहां पे क्षेत्रफल A1 है। हो गया ऐसा, और यहां पर एक पिस्टन लगा दी गई है। ओके, तो यहां पे एक पिस्टन लगा दी गई है जिसका क्षेत्रफल A2 है। ठीक, अब देखो यहां पर हम बात करें, इधर से एक बल लगाए हैं, जो बल कितना है, तो F1 है। ओके, और अब यहां से जैसे धक्का दोगे तो इस पर बल लगेगा इधर के तरफ, और ये बल F2 होगा। और यहां पर क्या है, एक कार को इस बल से
उठाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए समझिए पहले, क्या हम यहां से बल देंगे तो क्या ये कार को उठा देगा? उसके लिए लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि हम छोटा सा बल दे पाएंगे, लेकिन इसको बड़ा बल बनाना पड़ेगा, तभी उठा पाएगा, क्योंकि इसको उठाने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए बड़े बल की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? देखिए, सबसे पहले ये तो जो है से क्लोज है ना, पैक है। तो मैंने क्या बोला, पास्कल के नियम में पास्कल जी ने क्या बतला के चल गए कि कोई यदि बंद है तरल, तो उसके किसी बिंदु पर जितना दाब लगाइएगा, जितना दबाव डालिएगा, उतना दबाव हर बिंदु पर संचरित हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर देखिए, तो यहां पर जो दबाव होगा ये P1 होगा। ओके, तो P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1, और यहां पर जो दबाव होगा वो P2 होगा। कौन सा? पिस्टन A पर P1, पिस्टन P पर P2, तो ये होगा F2 बाई A2। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से P1 बराबर P2, P1 बराबर P2 होगा। अब देखिए यहां से F1 बाई क्या होगा? A1 होगा। F2 बाई क्या आएगा? A2 आएगा। F1 बाई A1 और F2 बाई A2। अब देखो यहां से A2 इधर आ जाएगा, सो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 बाई A1 हो जाएगा, है ना। A2 बाई A1 इंटू क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। अब यहां से क्या लिखोगे? A1, ठीक है, और ये क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? A2 से छोटा होगा, यानी A1 लेस देन A2। A1 छोटा होगा A2 से, A2 बड़ा होगा, और जैसे ही A2 बड़ा होगा तो इस केस में F1 छोटा होगा F2 से, लेकिन F2 क्या हो गया? बड़ा सा, मतलब है छोटा, फोर्स दिया हुआ, बढ़ा दिया, ये पहलवानी जैसा फोर्स बना दिया। ओके, तो यही है हाइड्रोलिक लिफ्ट की बातें। मैंने छोटा बल दीजिए, दबाव बराबर होने के कारण जहां क्षेत्रफल बड़ा है वहां फोर्स खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए आगे, नेक्स्ट, ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से संबंधित, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित। देखिए, वायु अपने संपर्क में आने वाले सभी वस्तुओं के तलों पर दबाव डालती है, यह वायुमंडलीय दाब है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को चारों तरफ छेक करके रखा है, घेर करके रखा है। कौन रखा है? तो यहां पे रखा है वायु, हवा, और वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, और वही दबाव यहां पर क्या है? वायुमंडलीय दाब है। इसका मेजरमेंट करने के लिए टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने एक यंत्र बनाए, डिवाइस बनाए, जिसका नाम पड़ा बैरोमीटर। और उस बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को माप की जाती है। उस बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। और देखिए वो होता है कैसे? तो उसके लिए सिंपल यहां पर है कि एक भिसिल लिया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, ठीक है, और इस बर्तन में क्या किया गया? एक फ्लूइड डाल दिए। क्या डाल दिए? फ्लूइड डाल दिए। मतलब फ्लूइड कौन सा? मरकरी, मतलब पारा, Hg। और इस मरकरी में उल्टा हुआ, कैसा? उल्टा, इन्वर्टेड, कांच की परखनली को डाल दिया गया। तो यहां पर कांच की परखनली बनाई गई, और ये कांच की परखनली को ऐसे उल्टा करके डाला गया। जैसे उल्टा करके डाले, वैसे जो लिक्विड था वो कहां चला गया? इस
ट्यूब में के ऊपर चढ़ गया, और इस ट्यूब के ऊपर जब चढ़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे एच हाइट हो गया। कितना हो गया, एच हाइट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, एच हाइट तक चला गया। अब एच हाइट तक चला गया, तब ये बात समझिए कि ये जो ऊंचाई माप की गई वो समुद्र तल से मापी गई, और वो ऊंचाई आया कितना मेजरमेंट करके, 76 सेंटीमीटर। यदि मीटर में करोगे तो 100 से भागा दोगे तो 0.76 मीटर। ओके, तो अब देखिए यहां पर हुआ क्या, एक बिंदु यहां ले रहे हैं जो बिंदु ए है, और इसी लेवल में एक बिंदु बी ले रहे हैं। ओके, जो नली के अंदर ले रहे हैं। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां लग रहा है, वायु दबाव डाल रहा है, वही दबाव यहां पर होगा। अरे क्यों होगा, क्योंकि सेम लेवल में दबाव आपस में बराबर होता है। और यहां पर देने वाला कौन है, हवा है, और यहां पर देने वाला कौन है, तो ये जो लिक्विड है, जो मरकरी है, उसका mg है ना, जो कि यहां से तो पैक है, हवा तो देगा नहीं, पैक है ये, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ρgh होगा। तो ये बिंदु पर जो प्रेशर होगा वो बी बिंदु के बराबर होगा। ए पर जो होगा वो वायुमंडलीय दाब होगा, बी पर जो होगा वो रो जी एच होगा, यानी पी नोट इज इक्वल टू रो मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻³ होगा। ये यहां पर 3 होगा। जी का वैल्यू 10 दे दो, एच का वैल्यू 0.76 दे दो। अब यहां से पी नोट लोगे तो 1.013 इंटू 10⁻, यहां पर 5 पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना पास्कल हो जाएगा, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बोला जाएगा। अब देखिए यहां पर जो मरकरी कॉलम है उसमें अभी जो हाइट मापा गया वो समुद्र तल से मापा गया, जिसकी ऊंचाई आई 76 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी मन में डाउट ऐसा आता है कि यदि मरकरी नहीं देते, पारा नहीं देते, वहां पर उसको हटा करके उसमें पानी डाल देते, तब क्या होता। ठीक है, पानी डाल देते तब क्या होता। तो यहां पर देखिए कि देखिए जब जब पारे के जगह पे जल हो, है ना, जल होगा तो ऊंचाई तो उतना ही होगी, ऊंचाई में तो कोई कंप्रोमाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, वायुमंडलीय दाब में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो तो सेम है, वो लगने वाला है, वो लगेगा ही। ठीक है, तो यहां पर बात आएगी कि यदि हम मरकरी यूज करेंगे तो वायुमंडलीय दाब, मरकरी का ये डेंसिटी यूज करना है घनत्व, और मरकरी का अपना हाइट होगा उसमें, और ये जी। लेकिन जब पानी यूज करेंगे तो प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन डेंसिटी तो वाटर का होगा, हाइट तो वाटर का होगा, और ये जी होगा। अब यहां से दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू जी होगा, और ये होगा रो एच जी, और ये क्या होगा, एच एच जी इंटू जी। अब यहां पर क्या करोगे, जी जी कट जाएगा, हमें एच डब्ल्यू लेना है, तो रो एच जी, और ये क्या होगा, एच जी एच होगा। क्या होगा, एच जी, है ना, एच एच जी। अब बाई क्या आएगा, तो यहां से रो डब्ल्यू आएगा, कितना आएगा, रो डब्ल्यू आएगा। एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रो एच जी, तो मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻³, और एच जी तो कितना आ जाएगा, 0.76 होगा, और बाई 10⁻³। अब यहां पर 10⁻³ कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या करोगे, एच डब्ल्यू इज इक्वल टू मल्टीपल कीजिएगा तो 10.336 मीटर आएगा,
यही आ गया वाटर की हाइट, वाटर कॉलम की हाइट। यदि मरकरी के जगह पे आप वाटर लेते हो तो कॉलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इतना, 10 मीटर, बहुत ज्यादा। सोचो मरकरी यूज करते हैं तो 76 सेंटीमीटर समुद्र तल की ऊंचाई से ली जाती है, उसमें मेजरमेंट होता है। लेकिन जब पानी का यूज करेंगे तो परख नली की लंबाई 10 मीटर से ज्यादा लेना पड़ेगा। सोचो 10 मीटर कितना ज्यादा हो गया भाई, 76 सेंटीमीटर के जगह पर। ये गड़बड़ बात हो जाएगी पानी लेने से। एक दूसरा है इसका डिमेरिट, डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है से मरकरी ओपन में है तो इसमें धूल कण वगैरह गंदगी बैठते रहेगा, एक दिक्कत। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा सा साइज है। तो ये सब इसकी क्या है? डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है। इसीलिए इसको जहां बनाना है वहीं सिंपल तरीके से बन जाएगा। मरकरी लीजिए, बर्तन लीजिए और उल्टा परखनली डाल दीजिए ग्लास का। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब आता है यहां पे मैनोमीटर। ये आखिर मैनोमीटर होता क्या है? मैनोमीटर का मतलब यहां पर होता है कि किसी गैस चैम्बर का जो दबाव है उसको मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे गैस चैम्बर की बात करें, जैसे देखो बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, ये सब का जो पहिया होता है उसमें जो हवा भरा होता है तो क्या है, ट्यूब के अंदर गैस है तो चैम्बर बन गया ट्यूब, और वो जो है से गैस क्या करता है, प्रेशर डालता है। इसलिए देखो कभी कभी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उस पर तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा। तो उसमें जो प्रेशर है वो कितना है उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। मतलब मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, यंत्र है, जिससे हम लोग गेज दाब को, किस दाब को, गेज दाब को मेजरमेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर है, लेकिन चैम्बर वाले को मापने के लिए मैनोमीटर है। अच्छा, तो यहां पर बात को रखना है कि देखिए ये जो है से यहां पर गैस चैम्बर है, ठीक है, इसी के मतलब मेजरमेंट करना है तो यहां पर थोड़ा सा गैप रहता है, जहां से हवा दिया जाता है इसमें भरा जाता है, तो वही गैप में इसको सिस्टम को लगानी है, इस तरह से ऐसे लगानी है। लगा दिया गया ऐसे, और इस ट्यूब में क्या दे दिया गया, मरकरी दे दिया गया। मरकरी दे दिया गया, ओके, मरकरी दे दिया। और इसमें क्या दे रखा है, तो यहां पर देखिए गैस दे दिया गया, गैस दे दिया गया, इसमें दे दिया गया। अब यहां से ये गैस हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात को समझिए, यहां पर इधर से गैस धक्का देगा तो ये मरकरी को जाके धक्का देगा, मरकरी का कॉलम इधर बढ़ेगा, गैस कम होगा तो मरकरी का कॉलम इधर आएगा। तो इस लेवल की बात करो, इसी लेवल में ये है, तो यहां पर एक बिंदु ये मान लो, यहां पर बी बिंदु मान लो। जैसी लेवल से देखा तो इसकी जो ऊंचाई गई है मरकरी का वो एच गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जितना दबाव ए पर होगा उतना ही दबाव बी बिंदु पर होगा, ये बात आप रखें। तो बिंदु ए पर जितना दबाव दिया, कौन दिया, गैस दिया, ये चैम्बर दिया, और उसका मेजरमेंट इसके हिसाब से की जाएगी। तो इधर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इस बिंदु पर, बी बिंदु पर जो दबाव होगा, एक तो पी नोट होगा, दूसरा क्या होगा, गेज दाब रो जी एच होगा,
जो मैंने पीछे क्लास में पढ़ा रखा है। अब देखो, तो यहां पर पी ए यानी ए बिंदु पर जो दबाव डाल रहा है वो गैस डाल रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, पीबी आएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा, पीबी आएगा। सो पी ए इज इक्वल टू पीबी, तो क्या आ जाएगा यहां से, पी नॉट प्लस रोजी एच। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रोजी एच हो जाएगा। हो गया ऐसा, यानी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रोजी एच हो जाएगा। क्लियर, यानी ये बिंदु पर ये क्या आ गया, दबाव आ गया। क्या आ गया, दबाव आ गया। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।